Good morning, students. Today we are going to start a new topic, that is photochemistry and pericyclic. Heading डाल लीजिए फोटोकेमिस्ट्री एंड पेरिसाइक्लिक, और उसमें भी जो सबसे पहले हमको पढ़ना है वो है फोटोकेमिस्ट्री. ठीक है. व्हाट इज फोटोकेमिस्ट्री अगर हम बात करें तो फोटोकेमिस्ट्री इज नथिंग बट द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ योर मटेरियल. तो जो भी लाइट का इंटरेक्शन मैटर के साथ होता है उसकी स्टडी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, फोटोकेमिस्ट्री. देखिए, जो फोटोकेमिस्ट्री टॉपिक है आपका, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही ईजी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री में जो आपका रिएजेंट होता है वो सिंपली क्या होती है, लाइट होती है ना. राइट, दैट इज He. बस ये रिएजेंट है और कुछ है नहीं, तो आपको सोचना नहीं ज्यादा कुछ ना. बस अब आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बना के ये सोचना पड़ेगा कि कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं. रिएजेंट इज वेरी सिंपल, इट इज लाइट ओनली. देखिए, नॉर्मली अभी तक रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा था, जैसे नॉर्मली अगर हम देखते हैं हमारे पास एक रिएक्टेंट होगा ना, लाइट के प्रेजेंस में हम उसको लेंगे. दिस रिएक्टेंट विल अंडरगो सम ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. ये होगा, ये अभी तक आपका. लेकिन रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होता. इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट अंडरगोज सम ट्रांसफॉर्मेशंस. इनका क्या होता है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है. देखो एक्चुअली होता क्या है ना, और हर स्टेप को हमें इंडिविजुअली स्टडी करना है. रिएक्टेंट को जैसे ही आप लाइट प्रोवाइड करते हो तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होता. पहले ये आर से जाता है, आर स्टार. व्हाट इज आर स्टार? ये रिएक्टेंट जो होगा इनिशियली आपको किस में होगा, ग्राउंड स्टेट में. लाइट एब्जॉर्ब करके इसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में. तो ये आर इज आर स्टार. आर स्टार इज नथिंग बट द एक्साइटेड स्टेट रिएक्टेंट. ठीक है. और आपको पता है एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल. तुरंत वापस ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगी. अगर वापस ग्राउंड स्टेट में आ गई तो हमें रिएक्टेंट वापस मिल जाएगा और ये रिएक्शन एक तरीके से रिवर्सिबल हो जाएगी. दिस आर स्टार विल गिव I1. I1 इज योर इंटरमीडिएट. हो सकता है लाइट एब्जॉर्ब करे, एक्साइटेड स्टेट में जाए और एक्साइटेड स्टेट से क्या बनाए, कुछ इंटरमीडिएट बनाए, बन सकते हैं. ये I1 क्या बनाए, I2. एक इंटरमीडिएट से दूसरा इंटरमीडिएट, ये भी पॉसिबल है. दिस इज सेकेंड इंटरमीडिएट ना. और ये इंटरमीडिएट फाइनली इसमें कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में. तो इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं एक फोटोकेमिकल रिएक्शंस में. आर पहले लाइट एब्जॉर्ब करके जाता है आर स्टार में, एक्साइटेड स्टेट में. उसके बाद वो इंटरमीडिएट बनाता है और इंटरमीडिएट फाइनली किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्ट्स का. तो दिस होल ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी कैन सी कैन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ फोटोकेमिस्ट्री. लाइट के प्रेजेंस में इतनी सारी रिएक्शंस होती है. ठीक है, आगे बढ़े. चलिए, लेट्स कंसीडर द सिंपल एग्जांपल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, HCHO. लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, यूवी विजिबल, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, इसके पास पाई बॉन्ड भी है और इसके पास सिग्मा बॉन्ड भी है. अगर आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम याद हो, ठीक है, याद है वो हमने एनर्जी लेवल्स पढ़े थे. सबसे पहले क्या था, सिग्मा, फिर क्या था पाई, फिर क्या था नॉन बॉन्डिंग, फिर क्या था पाई स्टार और फिर क्या था सिग्मा स्टार. तो यहाँ पे हमने अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी पढ़े थे. कितने पॉसिबल ट्रांजिशन पढ़े थे, 6 पढ़े थे, याद है. एक सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, पाई टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार एंड एन टू सिग्मा स्टार. दीज आर द 6 पॉसिबल ट्रांजिशन. और वहां पर हमने सिलेक्शन रूल भी पढ़ा था. तो मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड में मेरे पास सिग्मा बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड में भी है और नॉन बॉन्डिंग में भी. इफ आई टेल यू कि आउट ऑफ 6 पॉसिबल ट्रांजिशन इफ आई प्रोवाइड द मिनिमम एनर्जी, मैं मिनिमम एनर्जी अगर प्रोवाइड करूं तो सबसे प्रोबेबल ट्रांजिशन कौन सा होगा, तो आप वो बोलोगे जिसमें एनर्जी गैप क्या होगा, सबसे कम. और वो कौन सा होगा आपका, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन. तो if we provide the very minimum amount of energy, then the only transition that is possible is N2 pi star transition. ठीक है, अब देख लेते हैं. तो we are now considering only N2 pi star transition. ये आपका ग्राउंड स्टेट है, लाइट आई, एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में. अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ग्राउंड स्टेट में है तो इसकी इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या होंगी, पेयर्ड होंगी. एक स्पिन अप होगा, एक स्पिन डाउन होगा. और जब ये जाएगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो पहले वाले की जो है वो तो स्पिन अप रहेगी, दूसरे वाले की क्या करना है, स्पिन अप रखना है कि स्पिन डाउन रखना है, स्पिन डाउन. स्पिन डाउन याद है, सिलेक्शन रूल पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में. ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन द स्पिन शुड नॉट चेंज. स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए.
मतलब अगर अगर इलेक्ट्रॉन पे वो फोकस करोगे, यहाँ पे सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, स्पिन डाउन, और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन ही एक्साइट होगा, तो वहां पर भी स्पिन डाउन नहीं होगा। कहने का मतलब इसकी टोटल स्पिन कितनी होगी, 0, और इसकी भी टोटल स्पिन कितनी होगी, 0, क्योंकि एक स्पिन और एक डाउन है, टोटल करोगे तो कितना आएगा, +½ -½ 0 हो जाएगा। तो इस स्टेट को क्या कहते हैं, याद है मैंने वहां पे एक नाम बताया था, जब कैपिटल S 0 आ जाता है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, 2s+1 से, जो कि कितना आएगा, 1। 1 का मतलब क्या है, सिंगलेट, और ये भी क्या है, सिंगलेट। तो सिंगलेट से सिंगलेट अलाउड है, सिंगलेट से ट्रिपलेट अलाउड नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी लाइट इंसिडेंट होगी आपके रिएक्टेंट पे, तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड जाएगा, लेकिन रहेगा क्या, सिंगलेट से सिंगलेट ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, जबलोंस्की डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री। जबलोंस्की डायग्राम, देखिए क्या है जबलोंस्की डायग्राम। आपको पता है इनिशियली ऑल रिएक्टेंट शुड बी इन सिंगलेट स्टेट, ग्राउंड स्टेट में हमेशा हर रिएक्टेंट की स्टेट में होता है, सिंगलेट स्टेट में। तो चलिए पहले मैं सिंगलेट स्टेट बना देता हूँ, मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ये आपकी सिंगलेट स्टेट, लेट से इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ S0 से। S0 मतलब होता है ग्राउंड स्टेट सिंगलेट स्टेट, ठीक है। अब आपको पता है कि ये कहाँ जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा ना आपका, तो जैसे ही आप लाइट इंसिडेंट करोगे इस पे, ये लाइट एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट, बट दैट एक्साइटेड स्टेट शुड आल्सो बी सिंगलेट, है ना, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए वहां पे। चलिए इसकी एक्साइटेड स्टेट बना देते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसकी एक्साइटेड स्टेट, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम S1। S1 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट है। अच्छा, इसके ऊपर जैसे आपको पता है एक्साइटेड स्टेट एक ही थोड़ी ना होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो बहुत सारी होती हैं। तो विल हैव मल्टीपल एक्साइटेड स्टेट अबव S1, है ना, बस ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। S1, S2, S3, S4, ये हुआ मल्टीपल एक्साइटेड स्टेट। तो एक ये है, एक होती है बेटे ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है, ट्रिपलेट स्टेट ये होती है कि अगर ये स्पिन अप है और यहां पर भी क्या रहे, स्पिन अप रहे, दैट विल बी योर ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ट्रिपलेट स्टेट इसलिए बोला क्योंकि इसकी जो कैपिटल ऐसे कितनी आएगी, 1, 2s+1 रखोगे तो कितनी आएगी, 3, और ये भी मैंने बताया था इसे ट्रिपलेट क्यों कहते हैं, ओरिएंटेशन के हिसाब से। अब बस मुझे ये बता दो कि एक सिंगलेट है और एक ट्रिपलेट है। अभी हम S1 की बात कर रहे हो, T1 की बात कर रहे हैं। S1 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट, T1 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट। तो जो T1 की एनर्जी बनाऊं मैं, वो S1 के नीचे बनेगी कि S1 के ऊपर बनेगी, बस इतना बता दो। तो एनर्जी जिसकी कम बनेगी, इसका मतलब वो स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। सिंगलेट स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है कि ट्रिपलेट स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, ट्रिपलेट स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू सिंगलेट। वाई, देखो मैं अगर यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम से बनाऊं, थोड़ा सा ऐसे समझो, ऐसे समझना, ये मेरे दो ऑर्बिटल्स है। सिंगलेट स्टेट में क्या होगा, सिंगलेट स्टेट में एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पेयर्ड है, इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट विल बी सिंगलेट स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, अगर ट्रिपलेट स्टेट है तो 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में होंगे एंड विथ द सेम स्पिन, स्पिन अप। अब आप मुझे बताओ एक ही ऑर्बिटल में, ये दैट विल बी योर सिंगलेट स्टेट। सिंगलेट हमेशा मतलब होती है स्पिन पेयर, सिंगलेट स्टेट एंड दैट विल बी योर ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। तो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन करेंगे कि 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा रिपल्शन करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो रिपल्शन ज्यादा करेंगे। इसका मतलब सिंगलेट स्टेट इज योर लेस स्टेबल स्टेट, ठीक है, और ट्रिपलेट स्टेट इज योर मोर स्टेबल स्टेट, ठीक है। तो ट्रिपलेट स्टेट बीइंग मोर स्टेबल, उसकी एनर्जी हम क्या बनाएंगे, नीचे बनाएंगे। चलिए नीचे बना लो, कितनी नीचे बनाना है वो आपके ऊपर है।
ये नीचे बना ली मैंने, दैट इज योर T1 स्टेट। अब इसके ऊपर T1 T2 होगा, वो एक अलग चीज है। अब देखिए ओवरऑल क्या होता है। जैसे ही ये आपकी सिंगलेट ग्राउंड सेट थी आपकी, आपने लाइट इंसिडेंट कराई, लाइट हिट कराई इस पर, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड सेट से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन गया एक्साइटेड स्टेट में, सबसे पहले कहाँ जाएगा, S1 में। अब इट मे पॉसिबल कि अगर आप बहुत हाई एनर्जी की लाइट प्रोवाइड करो, बहुत मतलब ऐसा फोटोन यूज करो, ऐसी वेवलेंथ यूज करो विच इज हैविंग वेरी हाई एनर्जी, तो हो सकता है S1 से वो S2 S3 S4 पे चला जाए। लेकिन ये सारी हायर एनर्जी स्टेट जो होती हैं वो क्या होती हैं, हाईली अनस्टेबल होंगी। ये सारी पूरी लौट के वापस कहाँ आएंगी, S1 पे आएंगी। और जो भी फोटोकेमिस्ट्री होगी वो S1 से होगी, वो S2 S3 S4 से नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड एज काशासूल। काशासूल ये कहता है ऑल द ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S1 से होती है, लिख लो। अकॉर्डिंग टू द काशासूल ऑल द फोटोकेमिस्ट्री टेक्स प्लेस फ्रॉम द सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट S1, ठीक है। अब S1 से क्या हो सकता है, देखो ये एक्साइटेड स्टेट है, S1 से ये हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन गया S0 से S1 गया, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट गया, और एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है, हो सकता है ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाए, S0 में आ जाए। अब S0 में अगर ये आ जाए, इसको मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये आया S1 से कहाँ आया, S0 में आया। दो तरीके से आ सकता है, कौन से दो तरीके से, या तो लाइट एमिट करके, भाई जो लाइट इसने एब्जॉर्ब की थी वही लाइट अगर ये री एमिट करे, हालांकि वो लाइट नहीं होती, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो लाइट एमिट करे, तो जिस वेवलेंथ की लाइट एमिट करे उसी, जिस वेवलेंथ की लाइट वो एब्जॉर्ब करे उसी के कॉम्प्लीमेंट्री लाइट का कलर के वेवलेंथ क्या करे, ये एमिट करे, लाइट एमिट करे, या ये सिंपली क्या रिलीज करे, हीट। अब दोनों क्यों करेगा, देखो जब ये ग्राउंड स्टेट में रिएक्टेंट आपका लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो आपको ये पता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की, एनर्जी इज नेदर क्रिएटेड नॉट ट्रांसफॉर्म। जब इसने लाइट एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया था, जब एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यही एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। तो ये एनर्जी रिलीज करने के दो तरीके हैं, या तो लाइट के फॉर्म में या तो हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये अगर S1 से S0 आ रहा है, मैं नीचे लिख रहा हूं, ये अगर S1 से S0 आता है एमिटिंग लाइट, ठीक है, ये फिनोमेना कहलाता है बेटा फ्लोरोसेंस ना, ये है फ्लोरोसेंस। अगर ये S1 से S0 आता है ओनली एमिटिंग हीट, इट इज कॉल्ड एज इंटरनल कन्वर्जन। क्या कहलाता है ये, इंटरनल कन्वर्जन कहलाता है, ठीक है। और क्या कर सकता है, और ये कर सकता है कि ये जो S1 है, या मैं इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, S1 से ये S0 ना जाके ये जंप कर जाए कहाँ पे, T1 पे, S1 से T1। तो S1 से T1 का जाना ये कहलाता है ISC, IISC नहीं ISC, दैट इज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। नाम से समझ में आ गया होगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। S1 से T1 क्यों गया, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी कम है, और जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो ये S1 से T1 जाएगा। अच्छा, मैंने ये क्यों बोला कि अगर पॉसिबल हुआ, ये S1 से T1 जाएगा कि नहीं जाएगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा बेटा इन दोनों के एनर्जी गैप के बीच में। ये जो इन दोनों का एनर्जी गैप था ये डिसाइड करेगा ये कहाँ गया, ये ठीक है, हम देख सकते हो ये ना, थोड़ा सा ऊपर और बनेगा, कोई बात। ये एनर्जी गैप डिसाइड करेगा कि आपका ये मॉलिक्यूल S1 से T1 जाएगा कि नहीं। अगर ये S1 T1 का गैप बहुत कम है तो आसानी से क्रॉस कर जाएगा, लेकिन इफ दिस S1 एंड T1 इज ह्यूज, अगर ये S1 से T1 बहुत बड़ा है तो उस केस में इतना जंप नहीं मार पाएगा, तो वो फिर अपनी पूरी फोटोकेमिस्ट्री कहाँ से देगा, S1 से देगा, ठीक है। तो S1 से T1 इज योर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग।
अब T1 से भाई एक ये था कि S0 जो था इसकी ग्राउंड स्टेट थी, लाइट एब्जॉर्ब किया, एक्साइटेड स्टेट में गया S1 से। अब S1 से S0 आ गया तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। S1 से T1 चला गया तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो जाएगी, और फिर ये T1 से कहाँ रिटर्न करे, S0 जो कि इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये T1 से S0, ये भी तो पॉसिबल है इसका। तो T1 से S0 जब जाएगा तो फिर दो चीज़ों दो प्रोसेस के थ्रू जा सकता है, या तो लाइट एमिट करके या तो हीट एमिट करके। तो T1 से S0 अगर ये गया बाई एमिटिंग लाइट, इट इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस। और T1 से अगर S0 गया बाई एमिटिंग हीट, इट इज कॉल्ड अगेन इंटरनल कन्वर्शन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इंटरनल कन्वर्शन। यही है बेटा जमलोन्स की डायग्राम, इसे आप बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, दिस इज योर जमलोन्स की डायग्राम। फिर से टू समराइज, S1 से S0 गया, एमिटिंग लाइट फ्लोरोसेंस कहलाएगा। फ्लोरोसेंस S1 से S0 गया, सिंपली एमिटिंग हीट, इंटरनल कन्वर्शन। S1 से T1 इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, T1 से S0 एमिटिंग लाइट फॉस्फोरेसेंस, और T1 से S0 एमिटिंग हीट, इंटरनल कन्वर्शंस। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, ये जो आपका रिएक्टेंट था जो मैंने कहा था इनिशियली जब हमने आपको ये डिस्कस किया था ना, रिएक्टेंट वाला ये स्टेट कौन सी कांगरी, कि जब रिएक्शन होती है लाइट के प्रेजेंस में तो डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनता। ये रिएक्टेंट लाइट एब्जॉर्ब करके कहाँ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर बात करेंगे। ये रिएक्टेंट जो है ग्राउंड स्टेट्स में रहेगा, लाइट एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन कौन सी एक्साइटेड स्टेट में, S1 है ना। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर बात करेंगे, S1 में जाएगा। S1 से मोस्ट ऑफ द टाइम ये करता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और यही एक्साइटेड स्टेट रिएक्टेंट कहा जाता है T1 से। और जो भी फोटोकेमिस्ट्री होगी वो फिर किससे होगी, आपकी T1 स्टेट से होगी। ठीक है, तो बेसिकली हमको पढ़ना क्या है अभी के लिए फिलहाल, ये वाली फिनोमिना, ये वाली प्रोसेस S1 से T1 और उससे होने वाली फोटोकेमिस्ट्री। अब इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लिख लीजिए। देखिए, 1 मोल आपको पता है कितने के बराबर होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल फोटोन अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 मोल फोटोन मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 फोटोन, इतना होगा। और इसी को कहते हैं 1 आइंस्टीन, है नाम ऑफ द नेम ऑफ इट्स डिस्कवर। 1 आइंस्टीन का मतलब 1 मोल फोटोन होता है। ठीक है, तो अगर हम एनर्जी निकालें E इज इक्वल टू hc/λ की, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिस्ट्री जो होती है उसके लिए जो एनर्जी और वेवलेंथ होती है वो थोड़ी सी स्पेसिफिक होती है। देख लेते हैं क्या है। इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्लास यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमने क्या बोला था, जो हमारी रेंज होती है यूवी और विजिबल कंबाइन की, वो कहां से कहां तक होती है, 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। ठीक है, तो इफ आई से कि इफ आई प्रोवाइड द वेवलेंथ ऑफ लेट्स से 200 नैनोमीटर, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी ये आप निकाल सकते हो। E इक्वल टू hc/λ है, सब आप वैल्यू रखिए, निकालिए, मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रहा हूँ। ये आएगी 150 किलो कैलोरी पर मोल। एक मोल में, एक मोल के लिए ना, एक फोटोन के लिए नहीं, एक मोल फोटोन्स के लिए 150 किलो कैलोरी पर मोल। अगर हम ये कर दें 300 नैनोमीटर, अब बस मुझे ये बता दो एनर्जी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। वेवलेंथ अगर आप बढ़ा दोगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आएगी अप्रोक्सीमेटली 100 किलो कैलोरी पर मोल। और लैम्डा अगर आप कर दो 500 नैनोमीटर, तो ये एनर्जी हो जाएगी आपकी 60 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, और यही रेंज है आपकी ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री की। मतलब जनरली हम किस वेवलेंथ पर वर्क करते हैं, 200 से 500। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस
ये जो एनर्जी है 150 सबसे हाईएस्ट है। हियर बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस। जनरली इस एनर्जी पर 200 नैनोमीटर के रेंज पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें बॉन्ड ब्रेकिंग या डिसोसिएशन फ्रेगमेंटेशन ऐसी रिएक्शंस मिलती हैं। जनरली हम जो यूज करते हैं सिर्फ एक्साइटेशन पर्पस के लिए, हमें बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं कराना, हम नहीं चाहते कि बॉन्ड टूट जाए, तो हम जनरली या तो 300 नैनोमीटर की लाइट यूज करते हैं या तो 500 नैनोमीटर की लाइट यूज करते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो लाइट होगी आपकी, विजिबल लाइट हो या यूवी लाइट हो, तो यूवी विजिबल की अगर हम कंबाइन बात करें तो 200 से 800 नैनोमीटर होती है। लेकिन मान लो मुझे 300 नैनोमीटर की ही लाइट चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए 301 नहीं चाहिए, तो ये आप फिल्टर कैसे करोगे? भाई मेरी यूवी और विजिबल जो लाइट है ना, उसमें तो पूरी वेवलेंथ होंगी लाइट्स की 200 से लेकर 800 तक, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे केवल रिएक्शन जो है 300 नैनोमीटर के नीचे वाली वेवलेंथ पे करानी है, मैं नहीं चाहता कि 301 भी हो। तो ये कैसे आप सिलेक्ट करोगे स्पेसिफिक वेवलेंथ 300 या 300 से कम या 300 से ज्यादा? मतलब या तो किसी रिएक्शन में मैं ऐसे चाहता हूँ कि 400 के ऊपर ही जाए, 400 के नीचे वाली वेवलेंथ ना है, क्योंकि 400 से नीचे वाली वेवलेंथ मेरे काम की नहीं है, मॉलिक्यूल मेरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा 400 से नीचे वाली की। तो हाउ डू वी सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ द लाइट? दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स ना। कुछ फिल्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट के स्पेसिफिक वेवलेंथ को कट ऑफ कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। कौन कौन से हैं लिख लीजिए। सबसे पहले है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो फिल्टर है ये केवल पास करेगा केवल उस लाइट को जिसकी वेवलेंथ 200 नैनोमीटर से ज्यादा होगी, 200 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ की लाइट को ये पास नहीं होने देगा, फिल्टर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है पायरेक्स। पायरेक्स क्या करता है? पायरेक्स केवल 300 नैनोमीटर से ज्यादा वाली लाइट को पास करता है। तो मतलब अगर आप चाहते हो कि 300 के ऊपर ही लाइट रहे, वेवलेंथ जो है 300 के ऊपर वाली ही आपको रिक्वायर्ड है, तो पायरेक्स फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। और क्या? कॉपर सल्फेट 350 नैनोमीटर स्पेसिफिक है, 350 नैनोमीटर, बस उसके ऊपर और नीचे सब वेवलेंथ को कट कर देगा। फिर है सोडियम नाइट्रेट 400 नैनोमीटर। इसी तरीके से बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं हमारे उसमें, तो जैसे आपको 400 नैनोमीटर की ही लाइट चाहिए ना, सोडियम नाइट्रेट का फिल्टर यूज कर लो, है ना। ये केवल क्या करेगा, 400 नैनोमीटर की ही लाइट को पास करेगा, ऊपर और नीचे सबको क्या कर देगा, कट कर देगा। दैट इज द फिल्टर्स दैट वी यूज इन द ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है आपकी क्वांटम यील्ड, जिसको डिनोट करते हैं फाई से। क्या होती है क्वांटम यील्ड? का मतलब क्या होता है? जैसे एक मोल रिएक्टेंट का अगर एक मोल प्रोडक्ट देता है तो हम कहते हैं यील्ड कितने परसेंट है, 100% है। तो क्वांटम यील्ड मतलब बेसिकली इन रेफरेंस विद योर फोटोकेमिस्ट्री, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स यूज्ड ना। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई अगर मैं बोलता हूँ एक फोटोन यूज करके या एक मोल फोटोन यूज करके एक मोल प्रोडक्ट बना, तो यील्ड कितनी आई, 100%। क्यों? जितनी लाइट यूज करी वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई किसमें, प्रोडक्ट में। तो यील्ड 100% कब होगी? जब आप के जितने फोटोन्स हैं वो सारे के सारे रिएक्टेंट को किसमें कन्वर्ट कर दें, प्रोडक्ट में। लेकिन क्या कभी यील्ड 100% आती है? नहीं। तो अगर मैं आपसे बोलूं यील्ड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलवेज रिमेन लेस देन 1, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। क्या मैं अगर आपसे करूं यील्ड ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। तो सर 100% से ज्यादा यील्ड कैसे पॉसिबल है? तो बेटा फोटोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक फोटोन लिया, अब हम एक मोल की जगह एक एक मॉलिक्यूल से लेते हैं। एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, ऐसे देखो ये एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, इसमें एक फर्स्ट फोटोन इंसिडेंट हुआ, ये डायरेक्ट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता बेटा, ये किस में कन्वर्ट होता है, आर स्टार में। इट इज योर एक्साइटेड स्टेट। और ये एक्साइटेड स्टेट मैंने आपको कहा था S1 हो सकती है, S1 से ही फिर T1 जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने फोटोन के कितने मॉलिक्यूल यूज किए, कितना फोटोन यूज करी, एक फोटोन यूज किए। एक फोटोन एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा। अब ये हो सकता है ना पॉसिबल, जैसे आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जाता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, इट विल क्रिएट रेडिकल्स। अरे दो इलेक्ट्रॉन का मतलब दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो फोटोकेमिस्ट्री में क्या कोई प्लस माइनस होता है क्या, मतलब ऐसा होता है क्या एक कैटायन बना एक एनायन बना, ये नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहेगा, एक एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, तो जहां भी एक इलेक्ट्रॉन होगा वहां क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। और आपको पता है रेडिकल कौन सी रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, चेन रिएक्शन को। ये रेडिकल अगर दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन कर गया
तो वहां रेडिकल बना देगा, क्योंकि मैंने कहा था रेडिकल सर हाईली रिएक्टिव स्पीसीज या हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ चुके हैं, उसको तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है। तो ये रेडिकल क्या करेगा, रिएक्टेंट का जो ग्राउंड स्टेट का रिएक्टेंट है उसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुद हो जाएगा स्टेबल, लेकिन वहां रेडिकल क्रिएट कर देगा। ये रेडिकल फिर आगे रिएक्शन कर सकता है। तो इसका मतलब एक ही रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल फर्दर रिएक्ट करके चेन रिएक्शन के थ्रू मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको दे सकते हैं। उस केस में फोटोकेमिकल एफिशिएंसी 100% से ज्यादा हो जाएगी। इट इज बिकॉज ऑफ द चेन रिएक्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे पास बहुत सारे पॉसिबल ट्रांजिशन है, एन से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार, है ना, सिग्मा से सिग्मा स्टार। बट इफ आई अप्लाई सम फिल्टर्स ऑन इट, मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई मैंने सिर्फ मिनिमम एनर्जी अगर प्रोवाइड करी है, तो कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है? ओनली इनटू पाई स्टार। और सबसे अच्छा एग्जांपल जो हमने स्टडी किया था वो क्या था? फॉर्मल्डिहाइड का। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर द एग्जांपल ऑफ एन से पाई स्टार ट्रांजिशन। ये देखिए, अभी हम सिर्फ एन से पाई स्टार ट्रांजिशन कंसीडर कर रहे हैं। ये मेरा एन है, ये मेरा पाई स्टार है। तो फिलहाल 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मैं लिख रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये मेरा सिंगलेट होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे ही लाइट आप इंसिडेंट करोगे तो जो पहला ट्रांजिशन होगा वो कौन सा होगा? एन से पाई स्टार का। तो बोलो होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ग्राउंड स्टेट में और एक मतलब नॉन बॉन्डिंग में, और एक रहेगा इसके एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार में। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं फॉर्मल्डिहाइड की, तो HCH ये डबल बॉन्ड होता। अब आप इस बॉन्ड पर फोकस करो, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। ठीक है, अभी ये शेयर था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होगी, ये ग्राउंड स्टेट से कहां गया? एक्साइटेड स्टेट में। तो मुझे बताओ बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? कम। और बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर पे क्या असर पड़ेगा? बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर पे क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड में। अब थोड़ा सा अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा होगा किसमें? ऑक्सीजन में, और 1 इलेक्ट्रॉन किस में बचा होगा? कार्बन में। ठीक है, ये होगा ना। अरे ये पाई बॉन्ड को आप ऐसे ही तो होमोलाइज करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो एक है नॉन बॉन्डिंग में और एक है पाई स्टार में। तो नॉन बॉन्डिंग में किसका होगा? नॉन बॉन्डिंग में ऑक्सीजन का होगा, उसी का 1 इलेक्ट्रॉन गया था। और किसके पाई स्टार में गया था? तो ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास पाई स्टार तो है नहीं। पाई स्टार किसके पास है? कार्बन के पास। तो ये कार्बन बनाता है पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड बनाएगा तो पाई स्टार होगा। तो दिस इज योर नॉन बॉन्डिंग, दिस इज योर पाई स्टार। नाउ मेरा सवाल आपसे ये है, अब जो आगे की फोटोकेमिस्ट्री होगी, जो भी फोटोकेमिस्ट्री होगी, तो हमको पता है एक जो क्या बोलते हैं, क्या कहना चाहिए, नाम याद नहीं आ रहा, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर हाईली रिएक्टिव। तो ये तो कभी भी स्टेबल होगी नहीं, तुरंत क्या करेगी? रिएक्ट। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बस मुझे ये बताओ कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब आगे की फोटोकेमिस्ट्री किससे मिलेगी? ऑक्सीजन के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है उससे, कि कार्बन के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है उससे? सोच के बताओ। और ये आप कैसे बताओगे? क्योंकि आपने ये तो बोला ना, अब हो सकता है ये नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन आगे चल के रिएक्शन शो करे, जो भी रिएक्शन शो करे हम देखेंगे, या कार्बन वाला करे। बताइए। बट इट इज द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन दैट पार्टिसिपेट इन द फोटोकेमिकल रिएक्शंस, नॉट कार्बन। व्हाई? पहली बात तो ऑक्सीजन पे रेडिकल और कार्बन पे रेडिकल। ऑक्सीजन कैसा इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन कैसा एटम है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो क्या ये अपने ऊपर कभी भी डॉट रखना चाहेगा? नहीं। ऑक्सीजन पे डॉट इज अ हाईली अनस्टेबल कंडीशन। तो ये तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा? डोनेट करना चाहेगा, या किसी का 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, ताकि अपने ऊपर क्या बना ले? नेगेटिव चार्ज। क्या ज्यादा फीजिबल है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दे कि 1 इलेक्ट्रॉन ले ले? 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। क्यों? अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ऑक्सीजन के सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ये तो और भी बुरी हालत है उसके कंपैरिजन में। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोशिश करेगा कि कहीं से भी उसको क्या मिल जाए? 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इसमें लिख लो, इट इज द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन दैट टेक पार्ट इन द फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब मैं इसको आर ओ डॉट लिख दूं। ये आर आपका ये पूरा का पूरा ग्रुप होगा जिसको मैं आर कह रहा हूँ, CH2 ग्रुप, CH2 डॉट को आर कह रहा हूँ। कोई सा भी आर हो सकता है, ओ डॉट है। इस ऑक्सीजन की ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की।
तो मैंने कहा ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक जा सकता है ये। जैसे मान लो मेरे पास एक ऐसी स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, नाइट्रोजन से। ये ले लेगा, कुछ नहीं सोचेगा कि सामने वाले का क्या होगा, उसे अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, ले लेगा। और RO क्या बन जाएगा, नेगेटिव। और यहाँ क्या बन गया, देखो बेटा NR2, 1 इलेक्ट्रॉन बचा बस इसके पास, 2 थे चला गया, और 1 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं हो रही होगी ऐसी स्पीसीज देख के। ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है रेडिकल कैटायन। और ऐसे खूब स्पीसीज देखी थी हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, ठीक है। इस फिनोमिना को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट और क्या कर सकता है, अगर मेरे पास कहीं पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो पाई बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 के 2, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये कार्बन का इस एक पाई बॉन्ड को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करूं, ऐसे और ऐसे, है ना, एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो ये डॉट अगर इसके साथ आपस में जुड़ जाए तो देख बेटा क्या बनेगा, तो R, है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां बन गया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं एडिशन टू द पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड में ये RO डॉट आके क्या हो गया, जुड़ गया। तो दिस इज नथिंग बट द एडिशन टू पाई बॉन्ड। अब इससे क्या होगा पता है, पाई बॉन्ड से जुड़ तो गया, लेकिन यहां क्या क्रिएट कर दिया, रेडिकल। ये रेडिकल क्या करेगी, जो एल्कीन का जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके एक पाई बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। अरे ये ऐसा है ना, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगी। तो जुड़ने के बाद देखो क्या बनेगी, ये ऐसा है, ये OR तो इसके साथ जुड़ गया, और इसके साथ क्या जुड़ा, ये वाला, तो ठीक है। और यहाँ क्या बन गया, रेडिकल। फिर ये एल्किन के दूसरे पाई बॉन्ड के साथ जुड़ेगी, वो तीसरे के साथ जुड़ेगी, वो चौथे के साथ जुड़ेगी। इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉलीमर। तो इट विल लीड टू पॉलीमराइजेशन ऑल्सो, ठीक है। वो पॉलीमराइजेशन कर सकता है, तो RO डॉट इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, RO डॉट पॉलीमराइजेशन कर सकता है। ये और क्या क्या कर सकता है, जहां भी इसको मौका मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन लेने का वो ले सकता है। मेरे पास RH टाइप का मॉलिक्यूल है, तो ये RO डॉट, इसे तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर इसका H डॉट ले ले तो क्या बन जाएगा, ROH प्लस क्या क्रिएट कर देगा, रेडिकल। इस फिनोमेना को बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। ये सब पढ़नी है हमको रिएक्शंस, ठीक है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, क्लियर। ये इतनी सारी चीजें कर सकता है। इवन ये क्या कर सकता है पता है, अब मैं थोड़ा सा इस R को खोलने वाला हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरे पास CH3 CO CH3 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए मेरे को पूरा शुरू से बताना पड़ेगा। लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन क्या होता है बताया, ऊपर आता है डॉट, और एक डॉट कहाँ पर आता है, कार्बन पे। और ये अभी तक आप क्या कर रहे थे, O का एक डॉट बाकी सबसे ले रहा था, किस किस से ले रहा था, किसी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से ले रहा था, किसी का हाइड्रोजन निकाला था, कहीं पाई बॉन्ड से जोड़ रहा था। इवन ये पता है, ये एक चीज और कर सकता है क्या, इसको देखो ध्यान से कि अगर मैं यहाँ से ये वाले बॉन्ड को देखना ऐसे तोड़ दूं और एक ऐसे होमोलाइज कर दूं, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर दे। आप बोलोगे सर सिग्मा बॉन्ड तो बहुत तगड़ा बॉन्ड होता है, मजबूत बॉन्ड होता है। बेटा ऑक्सीजन को तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो कुछ भी करेगा ये, और ये इतना ज्यादा रिएक्टिव भी होता है। जैसे ही मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा। अब मुझे बताओ 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और 1 इलेक्ट्रॉन अभी अभी आया, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। अरे CH3 C डबल बॉन्ड O, ऊपर डॉट खत्म, लेकिन अभी भी इस कार्बन पे क्या बचेगा, एक डॉट बचेगा, और ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, और क्या बना, CH3 डॉट, ठीक है। इस फिनोमिना को कहते हैं अल्फा क्लीवेज रिएक्शन। क्या कहते हैं, अल्फा क्लीवेज। ये जो ओवरऑल एसीटोन का मॉलिक्यूल है ये है अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाएगा, और लाइट के प्रेजेंस में कभी भी कैटायन एनायन नहीं बनता है। लाइट के प्रेजेंस में हमेशा क्या बनते हैं, रेडिकल्स बनते हैं। तो ये बन जाएगा CH3 CO डॉट
प्लस CH3 डॉट, इसको कहा जाएगा असाइल रेडिकल। CH3CO इज योर असाइल रेडिकल और CH3 डॉट इज योर अल्काइल रेडिकल। ठीक, क्लियर है? तो दिस मच ऑफ रिएक्शंस इज गिवन बाय योर एंड आप देख रहे हो एन से पाई स्टार। अभी सिर्फ हमने क्या पढ़ा है, S1 से S0 से S1, ठीक है, और S1 में भी केवल N से पाई स्टार ट्रांजिशन, और उसमें इतनी सारी फोटोकेमिस्ट्री हो सकती है। आप सोचो कितनी कितनी विविधता है इस फोटोकेमिस्ट्री में। इसको जो आप है ना बॉक्स बना लो पूरा, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरा